जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में आखिरकार परिणाम के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि लोकसभा के परिणाम 10-1 की टैली क्या कुछ असर दिखाएगी और इसके क्या मायने निकाले जाए। मायने इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनाव के परिणाम में 10-1 की टैली सामने आई हो। 2004 का जिक्र कर लीजिए, 2009 का कर लीजिए या फिर 2014 का जिक्र कर लीजिए। इन तीनों ही चुनावों में बीजेपी 10 सीटों पर जीती, कांग्रेस 1 सीट पर रह गई। लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस सर्वाधिक 2 सीटों तक गई थी, बीजेपी 9 सीटों पे। फिर से एक बार 2024 के चुनाव में परिणाम पलटा और वही परिणाम जो पिछले 3 बार के चुनाव में आए थे वो परिणाम छत्तीसगढ़ में सामने आए। क्या इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे, क्या इसका भविष्य होगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। चुनावी परिणाम के साथ छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लोकसभा चुनाव का रण संपन्न हो चुका है। दिल्ली में भले ही सरकार गठन को लेकर पक्ष विपक्ष गुणा गणित में जुटा हुआ हो, मगर छत्तीसगढ़ के परिणाम 10-1 को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। चर्चा इसलिए क्योंकि भाजपा ने चुनाव से पहले 11 में से सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य रखकर चुनावी रण में उतरी थी, मगर परिणाम वही साल 2004, 2009 और 2014 के चुनाव वाला स्कोर 10-1 का रहा। अब बीजेपी इसे लेकर भीतर खाने मंथन कर रही है कि कोरबा सीट लगातार दूसरी बार क्यों हार गई। हालांकि भीतरी मंथन से परे नेता आंकड़ों पर खेल खिला रहे हैं। आंकड़े और परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 11 में से 10 सीटें जीतना भी खुशी की बात है। तो वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न केवल अपना चुनाव हारे बल्कि उनके गृह क्षेत्र दुर्ग में पार्टी की करारी हार हुई है। छत्तीसगढ़ में भी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 11 में से 10 सीटें जीती है, ये बहुत बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत है। पूर्व मुख्यमंत्री न केवल स्वयं हारे, उनके गृह लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हुई। 4.5 लाख वोटों से वहां प्रत्याशी कांग्रेस के हारे। कांग्रेस ने अपने सारे बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था, सभी के सभी को जनता ने नकारा और पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में क्या दुर्दशा है ये इसी से समझ में आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम कई मायने में खास हैं। खास इसलिए क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये पहली चुनावी परीक्षा थी। प्रदेश कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। देश के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण माना गया। इन सब के बीच कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और जांजगीर सीट से चुनाव हारने वाले डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जनादेश स्वीकार है। जनता ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और ये हमें स्वीकार है। देखिए, प्रजातंत्र में जनता ही मालिक होती है और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है वो हम स्वीकार करते हैं और हम लोग बहुत पीछे रहे हैं। तो इनके कारणों की जांच हमारे चर्चा परिचर्चा हमारे नेतागण मिल के करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सांसद जीते हैं और हमारी कांग्रेस सांसद जीती, हम सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि 5 साल बेहतर काम करें और जनता ने जो जनादेश दिया है उनके अनुरूप लोग व्यवहार भी करें और काम भी करें। छत्तीसगढ़ में चुनावी परिणाम भाजपा को प्रफुल्लित कर सकता है, मगर कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और कांग्रेस ने इसे प्रतिष्ठा मानकर भी लड़ा। हालांकि जनता जनार्दन ने कोरबा के अलावा किसी भी सीट पर कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया। अब इस परिणाम के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस का भविष्य और भाजपा पर इसका आगामी असर क्या पड़ेगा। साथ ही ये भी कि आखिरकार 10-1 के आंकड़े के पीछे क्या संदेश छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की सियासत में इस परिणाम की चर्चा होने लगी है। कांग्रेस कहने लगी है कि मंथन किया जाएगा, इस बात का पता लगाया जाएगा कि कहां कांग्रेस पिछड़ गई। तो बीजेपी भले इससे उत्साहित हो, लेकिन बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती कि आखिरकार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद तीसरी बार कोरबा सीट से ही क्यों मात खानी पड़ी, क्यों कोरबा के चक्रव्यूह को भाजपा भेद नहीं पा रही है। यह जरूर बीजेपी के लिए एक चिंतन और मनन का विषय बना हुआ। जिस विषय पर चर्चा करेंगे 3 बेहद खास मेहमान
हमारे साथ जुड़े पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता उज्ज्वल दीपक जी है, बड़े पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ लगातार आगे बढ़े हुए। उज्ज्वल जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता शशि भगत जी है, आप प्रवक्ता भी है। शशि जी आपका भी स्वागत है। बताओ, राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी है। अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सूबे की सियासत पर इनकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। क्या मायने निकाले जाए 10-1 का टैली रहा फाइनल परिणाम, अब कोई इवेंट बट नहीं, कोई संभावनाएं नहीं, 10-1 क्या माने, कैसे इसे देखते हैं? देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि अब भी जो है कांग्रेस की जड़ें जो है छत्तीसगढ़ में ऐसी जो है बहुत कमजोर नहीं हुई है, लेकिन जैसा खाद और पानी कांग्रेस की जड़ों में जैसे जाना चाहिए था वो जा नहीं पाया। विधानसभा चुनाव में जो हश्र हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी हश्र देखने को मिला। और आपने बात की शुरुआत की एक सीट की, फिर 2019 का उल्लेख भी किया। आपने कहा कि 2019 में 2 सीट आई थी, निश्चित रूप से। फिर आपने कोरबा शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कोरबा शब्द का इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी कोरबा में जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी मात खाती रही है। मैं कोरबा का चलो मैं जिक्र कर लेता हूं। डॉक्टर चरणदास महंत क्यों वो रणनीति में सफल रहते हैं और क्यों चुनाव जीतते हैं? देखिए क्या, 2004 का जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय कोरबा सीट नहीं, उस समय परिसीमन नहीं हुआ था। जांजगीर से डॉक्टर चरणदास महंत और श्रीमती करुणा शुक्ला जी आमने सामने थे, आपको याद होगा। श्रीमती करुणा शुक्ला जी वो चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। और आप ये चीज देखिए, करुणा शुक्ला जी का जिक्र करने का कारण है कि बड़ौदा बाजार से कभी विधानसभा चुनाव जीती रही करुणा शुक्ला जी और जीती, क्योंकि अभी जो सौरभ पांडे जी को भेजा गया तो उस पर भी प्रश्न उठाया गया था क्यों दुर्ग से वहां पे भेजना पड़ा। तो जब एक प्रयोग सफल रहा, फिर हम आते हैं यहाँ पे 2009 की बात। 2009 में जो है डॉक्टर चरणदास महंत जी जो चुनाव जीते, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में, एमओएस रहे, उनके विभाग में 14 का समय आया। तो 14 के समय में कुछ ऐसी चीजें देखिए, बंसीलाल महतो भारतीय जनता पार्टी के वहां पे जीते से, लेकिन वो बड़ी कुछ अप्रत्याशित सी हार थी डॉक्टर चरणदास महंत की। फिर आप आ जाइए 19 में, श्रीमती ज्योत्सना महंत नाम है जो डॉक्टर चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी है, लेकिन डॉक्टर चरणदास महंत जी ही वहां पर चुनाव लड़ते हैं। और देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं कि 19 का वो चुनाव फिसल सकता था, क्योंकि अजीत जोगी जी पे उनके बेटे अमित जोगी जी का बहुत दबाव था कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस से कोरबा से वो चुनाव लड़े। जो भी हो, महंत जी ने मनाने में कामयाब रहे, जोगी जी हटे, रास्ता खुला। और अभी जो विपरीत परिस्थितियां ही मैं कहूंगा, क्योंकि सब जगह आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है और सौरभ पांडे जी भी कद्दावर नेता हैं। मैंने करुणा शुक्ला जी के बाद फिर जो उनका नाम लिया, उसको देखते हुए तो ये कुल मिला के कांग्रेस को, जो मैंने खाद पानी का जिक्र किया, तो डॉक्टर चरणदास महंत जी की क्या शैली है, किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, कितने अनुभवी नेता हैं, बाकी जगह पे क्या कमी हो जा रही है, इसके लिए कांग्रेस को गहन चिंतन मनन। उज्ज्वल जी का रुख कर ले तो उज्ज्वल जी, मैं कोरबा से ही शुरुआत करता हूं। तीसरी बार कोरबा बीजेपी हारी है, तीसरी बार। 2009 हारे आप, 2019 हारे, 2024 में भी कोरबा सीट हार गए। कोरबा क्यों नहीं भेद पा रहे आप 2014 को छोड़ के? अवधेश जी, मुझे लगता है कि पार्टी को इसमें गंभीर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आपकी बात सही है कि कोरबा 3 बार से हम भेद नहीं पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल आप जानते हैं कि किसी भी सीट को लेके बहुत दमदारी से, बहुत मेहनत से, कार्डर बेस हम चुनाव लड़ते हैं। आप याद कीजिएगा, जांजगीर चांपा जो विधानसभा है, जितनी 8 विधानसभा हमारी, 1 सीट नहीं आई। चुनाव के 3 महीने पहले अमित शाह जी ने आके वहां पे दौरा किया था, एक सभा ली थी। इतने गंभीर रहती है भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में। तो माननीय गृह मंत्री जी का जांजगीर चांपा आना, क्योंकि पूरी लहर में जीत रही है, जब भाजपा पूरे प्रदेश में लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाए। और आप देखिए, जांजगीर चांपा हमने क्रैक कर लिया फिर से, और कोरबा एक अभेद किला बनता जा रहा है। और पार्टी जरूर इसमें गंभीर आत्मचिंतन और विश्लेषण करेगी। और आप देखिए कि बाकी जो 10 सीटें हैं, जो सबसे गंभीर बात है इस मामले में कि माननीय भूपेश बघेल जी जो इनके मुख्यमंत्री थे और स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, खुद का चुनाव तो हारे ही, उससे बड़ी बात आपको बता रहा हूं मैं, प्रदेश की महिलाओं ने 12,000 पे भरोसा किया था, 15,000 पे नहीं किया। इसी प्रदेश की महिलाओं ने, सम्मानित महिलाओं ने, महतारियों ने हमारी 12,000 पे भरोसा किया और खटाखट 1 लाख पे भरोसा नहीं किया। आप देखिए, पूरे देश में अलग अलग ट्रेंड्स आपको दिख रहे होंगे, पर यही छत्तीसगढ़ प्रदेश है। और कांग्रेस के नेता कहते थे कि फॉर्म भरना तो हमको भाजपा ने सिखाया है, फॉर्म भरना तो भाजपा ने सिखाया था, तो विश्वास कहां से लाएंगे? जो वादा खिलाफी की उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को।
वरिष्ठ नेता हैं शशि जी। कोरबा का सवाल मैं आपसे कतई नहीं पूछूंगा क्योंकि जीत रहे हैं आप। 10 सीट पे हार हुई है फिर से एक बार आपकी। 2004 में भी 10 पे हारे, 9 में भी हारे, आप 14 में भी हारे साहब। आप फिर से हार गए 4 सीट, माफ कीजिएगा 10 सीट। कहां चूक जा रहे हैं? क्यों रणनीति नहीं बन पा रही है लोकसभा में आके? शशि जी। जोहार छत्तीसगढ़, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सभी नए चुने हुए माननीय सांसद महोदय ये लोग को बधाई देते हैं। और बधाई देते हुए एक बात और कहता हूं, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर कमोवेश भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया। कांग्रेस के खाते को बंद करा दिया। कांग्रेस के समस्त वो हथकंडे अपनाए हराने के लिए जो वो करा सकते थे। इवन ईडी का, आईटी का, सीबीआई का सारे चीजें कर रखे। उसके बाद भी यदि हम एक सीट जीतते हैं विषम परिस्थितियों के अंदर और देश के अंदर अगर अच्छी पोजीशन लाते हैं तो कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी का बिना साधन संसाधन के, एक लिमिटेड संसाधन के जीतना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ स्थिति बहुत शशि जी मैं आपको टोक रहा हूँ। शशि जी मैं आपको टोक रहा हूं, इसलिए टोक रहा हूं साहब क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप विद्वान नेता हैं। आपने शायद मेरा सवाल सुना नहीं। 2004 में भी आप 10 सीट हारे थे, 9 में भी हारे 10 सीट। उस समय खाते फ्रिज नहीं थे आपके, उस समय ईडी आईटी का दुरुपयोग का आरोप आप लोग नहीं लगाते थे। 2014 में भी हारे और 2024 में भी हारे। साहब मेरा सवाल बहुत सीधा से है कि कांग्रेस लोकसभा में कहां पीछे रह जाती है? आप 24 के आंकड़ों के या 24 के बहानों से बाकी 4 चुनाव को नहीं ढक सकते ना शशि जी। आप वरिष्ठ नेता है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल लाजमी है। हमारा जो हारने का रीजन ये था कि ये सारी चीजें तो वर्तमान परिस्थितियों में ही 2014 में 2000 के उसको 14 के पहले की भी बात बता दें तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात को नहीं रख पाते थे और एक जो मोदी मैजिक कहते हैं उस तरह की एक मैजिक भी चल गया था। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जो हमेशा से अपने धार्मिक छवि के चलते कई अंधभक्त पैदा हो गए। ये सारी जो चीजें हैं कांग्रेस के हारने का एक रीजन रहा। दूसरा, हम लोग से एक सही मायने में अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे और 15 साल की लगातार जो सरकारें उनकी रही उसका भी एक परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हम लोग कांग्रेस के लोग सही मायने में अपनी बात सीमित संसाधन से पहुंचा पाए। उस टाइम भी यही स्थिति थी कमोवेश और उनके समय समय में इस तरह की जो चीजें पैदा होती रही ये बात हुई। अभी वर्तमान की स्थिति कहें तो मोदी के अंदर मोदी जी के जो मंत्री 14 मंत्री हारे हैं, आप उनके भी पूर्व मुख्यमंत्री जी हारे हैं। इवन अर्जुन मुंडा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, रघुवर दास जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी हार चुके हैं। इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। उनके कई मंत्री हारे हैं, केंद्रीय मंत्री हारे हैं। तो परिस्थितियां समय समय में इस तरह की पैदा होती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, हमेशा से जिस तरह से मोदी जी के अंदर एक भावनात्मक रूप से खेलने का, सेंटिमेंटल ब्लैकमेल करने की आदत जो रही है वो भारतीय जनता पार्टी करती रही है, वो हुआ है। और रहा सवाल संविधान बदलने का, संविधान बदलने के नाम पे यदि कोई वोट मिला तो अब पूरे देश ने ये बात देखा कि संविधान की रक्षा करना बहुत आवश्यक है और ये इसके बगैर काम हमारे देश के अंदर आगे नहीं चल सकता। मैं ये बात कहता हूं मोदी जी भी अब धीरे धीरे अपने धर्म निरपेक्षता की छवि को तो विलुप्त कर ही रहे। धर्म निरपेक्ष ना कहा जाए बल्कि धर्म के सापेक्ष कहा जाए। जैसे लल्लू सिंह जी अयोध्या से चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी मैडम जी भी चुनाव हार गई, बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई। तो मोदी जी स्वयं जीते थे 4 लाख समथिंग से और अभी मुश्किल से बमुश्किल जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। तो अब भारतीय जनता पार्टी का समय भी धीरे धीरे अस्त की ओर जा रहा है। अब समय देर जरूर लगता है मगर ये अंधेर नहीं है। जी शशि जी बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी बातों में कहीं कोई शक शंका बिल्कुल नहीं है। लेकिन दर्शकों को खुशी तब होती जब आप कहते हैं कि बस्तर हम क्यों हारे, इस पर समीक्षा करना होगा क्योंकि पिछले बार बस्तर सीट आपके पास थी। क्यों हम कांकेर में दोबारा चुनाव हारे महज 1884 वोटों से? अगर इस पर विश्लेषण करते तो शायद और बेहतर होता। मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगा। एक बार फिर से मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, आप राजनांदगांव चले जाइए, आप महासमुंद ले लीजिए, बस्तर ले लीजिए, जांजगीर ले लीजिए। कांग्रेस ने सारे बड़े चेहरे उतारे मैदान में। सारे बड़े चेहरे जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, भूपेश बघेल जी हो, तामझर साहू हो, कवासी लखमा जी हो या फिर शिव डहरिया हो, मंत्री रहे 5 साल,
सारे बड़े चेहरे को मैदान में उतारा गया। जीत हार के अंतर पे नजर डाली जाए तो सबसे कम जो है 44,000 समथिंग जो है भूपेश जी हारे, ताम्रध्वज साहू 1.5 लाख के करीब चले गए, आप शिव डहरिया 60,000 के करीब चले गए, कवासी लखमा 55,000 के करीब चले गए। क्यों बड़े चेहरे को भी लोगों ने पसंद नहीं किया? अनिरुद्ध जी, देखिए जहां तक के आपने बड़े चेहरों की बात की, और वास्तव में 4 मंत्री जो मंत्री रह चुके हैं उनको आजमाया, जो 2018 से जो 23 तक 4 मंत्री, भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी, शिव डहरिया जी और कवासी लखमा जी। जहां तक के ये मेरी अपनी सोच है, मैं नहीं कहता कि जो है मैं अपनी सोच पे बहुत पुख्ता हूं। भूपेश बघेल जी जैसे बड़े चेहरे को जब सबसे ज्यादा जो हाई प्रोफाइल सीट अगर कहीं थी प्रदेश में तो 2 थी, रायपुर और राजनांदगांव। मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि रायपुर में भूपेश बघेल जी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए था। इसलिए इसका एक उदाहरण भी मैं दूंगा। रमेश बैस जी जो अजय रहे, लगातार 7-8 बार लोकसभा चुनाव जीते। भूपेश बघेल जी एक समय में दुर्ग के ही नेता कहलाते थे। उस समय उनकी ये छवि जो प्रदेश स्तर के नेता के रूप में नहीं बनी थी, आज तो देश के कई हिस्सों में भी वो जाने जाते हैं। उस समय जब उस दौर था कि शुक्ल बंधु विद्याचरण शुक्ल जी, श्यामाचरण शुक्ल जी जैसे नेताओं को रमेश बैस जी जो 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया करते थे, उस दौर में जो है भूपेश बघेल जी की हार जो है रमेश बैस जी के सामने, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा था कि बाहरी आदमी आके लड़ रहा है भूपेश बघेल जी के बारे में, तो वो हार थी 50,000 के आसपास की। और आज जो है, आज बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे अगर कहीं नेता को उतारा गया तो हाई प्रोफाइल सीट अगर कहीं कांग्रेस प्रयोग करती तो भूपेश बघेल जी को कम से कम रायपुर से उतारा जाना था। जो विकास उपाध्याय की जो हार हुई है 5,75,285 मत से, मतलब इस तरीके से कांग्रेस की दुर्गति नहीं हुई होती। मतलब एक तरीके का एक अलग ही तरीके का यहाँ पे मतलब चल गया और उदाहरण सामने आ रहे हैं। उस समय जब रमेश बैस जी किसी को 1 लाख से ज्यादा मतों से हराया करते थे तो लोग बोलते थे 1 लाख से ज्यादा मतों से विद्याचरण जी हारे, श्यामाचरण जी हारे। अब यहाँ स्थिति ये हो गई कि प्रमोद दुबे 3.5 लाख मतों से सुनील सोनी जी से हारे, तो वो एक बड़ा उदाहरण है। मतलब रायपुर में जो एक मतलब रिकॉर्ड बनते जा रहा है हार का कांग्रेस का। तो खैर आपने और भी उदाहरण लिए और भी मंत्रियों के नाम लिए, लेकिन जहां तक कवासी लखमा जी की जो बात है तो वहां बस्तर में 55,245 मतों से हारे, और 50-55 की जो हार कोई बहुत मायने नहीं रखती। लेकिन हाँ, हार जीत तो जीत है, हार तो हार है। बिल्कुल सही। जबकि बस्तर में 36,758 वोट नोटा को गए हैं। अनिरुद्ध जी, सीपीआई की बात कर लीजिए, 35,837 वोट सीपीआई को। ये सब भी काउंट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक मानी जाएगी कांग्रेस की। जी हाँ, निश्चित रूप से। और दूसरी बात यह है कि वो अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे कवासी लखमा जी, लेकिन हो ये गया। और वहां पे उन्होंने मंच से कहा भी था कि मतलब ये कि वहां पे जब मैं अपने बेटे के लिए बारात तैयार करना चाह रहा था और दुल्हन कमा दी गई। बिल्कुल सर, मैं अनिरुद्ध जी में लौटूंगा आपके पास। मैं एक बार उज्जवल जी का रुख कर लेता हूं। उज्जवल जी, बीजेपी जीत रही है, लगातार जीत रही है छत्तीसगढ़ में, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी मंथन की आवश्यकता है पार्टी को? क्योंकि जो टारगेट आप लोग लेके चले थे 11 में 11 सीट जीतने का, अब उस टारगेट का आधार भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि राज्य गठन के बाद सर्वाधिक 54 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता में काबिज हुई छत्तीसगढ़ में। वही लगभग आधार रहा होगा कि 11 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन फिर से 10 पे कांटा आके अटक गया। क्लीन स्वीप नहीं कर पाए आप लोग। हालांकि कल मोदी जी ने क्लीन स्वीप वाले राज्य में छत्तीसगढ़ का भी नाम ले लिया, उन्होंने कह दिया कि लगभग क्लीन स्वीप जो छत्तीसगढ़ में किया गया, लेकिन लगभग शब्द कब हट पाएगा छत्तीसगढ़ से? नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूं अवधेश जी, और ये प्रश्न नहीं है हमारे सामने कि समीक्षा होगी कि नहीं। ये प्रश्न बताइए कि कब होगी, आज होगी, कल होगी कि 1 सप्ताह बाद होगी। जैसे सब नेता, बड़े नेता, हमारे वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी भाजपा संगठन के एक समय और तय करके आप देखिएगा, आपको अखबार में पढ़ने को मिलेगा कि कोरबा सीट की समीक्षा की गई, क्योंकि वो हमारे लिए भी कहने का एक डेंट है। जब हम 11 की 11 बोल रहे थे और मैंने यहीं पर आके आपको बोला कि हम 11 की 11 सीटें जीतना, कल दोपहर तक मेरी भावना यही थी। और कहीं हम चूंकि मध्य प्रदेश में, देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने 1-1 सीट बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 28 आउट ऑफ 29 था, यहाँ पर 9 आउट ऑफ 11 था। हमने 1 सीट बढ़ाई, मध्य प्रदेश ने 1 सीट बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा ज्यादा चुके हैं और आत्ममंथन जरूर होता है। आप जानते हैं भाजपा हमारी जो पार्टी है, जो संगठन है, वो टास्क के रूप में लेगा इसको, और अभी से तैयारी चालू हो जाएगी। 2029 को चुनाव का वोट जीतेगा और आप आमूल चूल परिवर्तन देखने को। ये गंभीर आपने बात कही। मैं यही सवाल शशि जी के पास लेके जाता हूं। शशि जी,
2018 में कांग्रेस जब सत्ता में आई, एक बवंडर लेके आई सीटों की संख्या में, 68 सीटों के साथ कांग्रेस पहुंची सत्ता में। 2019 में 9 लोकसभा की सीटें हारी, 2023 में सत्ता से बेदखल आप हो गए। उस वक्त ये बात कही गई कि सार्वजनिक या बंद कमरे में भी वास्तविक में कोई समीक्षा नहीं की गई, जिसका नतीजा रहा कि राजनांदगांव के मंच से, पूर्व मुख्यमंत्री के मंच से कार्यकर्ता ने भड़ास निकाल दी, पत्राचार की बाढ़ आ गई। क्या अब कोई समीक्षा होगी इस स्थिति में भी, अगर संगठन को आगे मजबूती देना है तो? शशि जी देखिए, जैसे आप पहले एक बात में आ रहे थे कि मैं आना चाह रहा था उसमें कि 1800 वोटों के अंतर से कांकेर का जो चुनाव है उसमें लूज किए हैं। मैं आपको बता दूं कि उसमें बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती नहीं हो पाई थी, और उसका पत्र मैंने खुद ने दिया है और समाचार माध्यमों में भी हम लोगों ने दिया है। अभी दूसरी बात, आप एक बात कहा आपने कि मंथन होगा क्या, तो मैं निश्चित रूप से ये बात कहना चाहता हूं, चुनाव में कांग्रेस पार्टी हमेशा से उसकी समीक्षा करती है, उसके परिणामों की समीक्षा करती है, वहां के कार्यकर्ता किस किस स्तर पे क्या काम किए, कहां चूक हुई, इस बात की समीक्षा करती है। और यदि संगठन को मजबूत अगर करना हो भविष्य में, तो इस तरह की स्थिति लाना बहुत आवश्यक रहता है। मैं आपको विश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आने वाले दिनों में पंचायतों के चुनाव हो जाएंगे, जिला पंचायत के चुनाव होंगे, जनपद पंचायतों के चुनाव होते हैं, म्युनिसिपल्स के चुनाव होते हैं। म्युनिसिपल के चुनाव में हमेशा से कांग्रेस आगे रही है और जनपद पंचायतों के चुनाव में भी आगे रही है, और इस तरह की स्थिति समीक्षा करने के साथ साथ उसके भी चुनाव का भी तैयारी जारी रहेगा, ऐसा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही है। तो ये बात रहा सवाल। जरूर एक दो सवाल के साथ और आता है सरगुजा को लेके, जरूर मैं आपसे सवाल पूछता, लेकिन समय का अभाव है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। शशि जी आपका शुक्रिया, उज्जवल जी आपका शुक्रिया, निवेदित जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के यही कि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार पुराने कार्ड, पुरानी टैली सामने आई है, लेकिन इसके पीछे भी कई गहरे राज छुपे हैं कि इस टैली का असर क्या होगा आने वाला वक्त ही तय करेगा। और कांग्रेस के भीतर खाने जो महंत के रणनीति को स्वीकारोक्ति मिलते जा रही है, उससे कांग्रेस संगठन के भीतर क्या कुछ असर होगा, इसके लिए भी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। लेकिन सियासी समीक्षा का परिणाम कब तक आएगा, इस बात का भी इंतजार सियासतदानों के साथ साथ सियासत को जानने वाले को भी रहेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।